कुछ ऐसे फूड नहीं खाना चाहिए जिससे कि बच्चा गिर जाएगा या फिर माँ के लिए नुकसान है। हाँ, अगर है तो उसमें डेफिनेटली एक सब्सटेंस होता है, अबॉर्शन का चांस रहता है। 7th 8th मंथ में भी प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं, इसकी वजह से बच्चे को सांस की तकलीफ हो सकती है। प्री मैच्योर बच्चा है, फिर उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। फ्यूचर में डायबिटीज वगैरह ऐसा कुछ होने का रिस्क। कई लोगों का बोलना होता है कि डॉक्टर जानबूझ के सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। एक सिजेरियन या 2 सिजेरियन के बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। फ्यूचर प्रेगनेंसीज इतनी एडवाइजेबल नहीं है। जो आईवीएफ से बच्चा होता है वो उनका नहीं होता है, किसी और का होता है। एग मदर का लिया जाता है। आईवीएफ से जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ट्विंस बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक भी बच्चा नहीं होता है और अगर 2 हो जाते हैं तो दे ऑल्सो फील की फैमिली कंप्लीट हो गई है। बेस्ट एज होती है कि उस टाइम आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए जिससे आपका बेबी हेल्दी हो। ईयर के बाद में धीरे धीरे एग रिजर्व कम होने लगता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े से कम होने लगते हैं। हॉस्पिटल वाली डिलीवरी ज्यादा सेफ रहती है या फिर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो गांव के अंदर होती है? जब तक हमारे पास पहुंचती है तब तक बेबी भी खत्म हो चुका होता है और मदर की लाइफ भी बचानी मुश्किल हो जाती है। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुमन गालवा से, जो एक गायनिक और आईवीएफ एक्सपर्ट है जिन्हें 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी से जुड़े कुछ ऐसे सवाल और आईवीएफ से जुड़े कुछ ऐसे मिथ जो हर माँ को जानना जरूरी है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहला सवाल, आज के टाइम में सबको चाहिए कि हमारे जो बच्चा हो वो गोरा हो, तो ऐसी कोई टेक्निक या फिर ऐसी कोई डाइट प्लान है जिससे बच्चा गोरा हो सकता है? मैम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, यू आर करेक्ट कि इंडियन पेरेंट्स को थोड़ी सी रहता है कि हमारा बच्चा गोरा होना चाहिए, बट मैं तो यही कहूँगी कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ही। तो उसके लिए आप बिल्कुल हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, खूब सारे फ्रूट्स लीजिए। पहले के टाइम में लोग बोलते थे, अभी भी दादी नानी ये लोग बोलते हैं कि केसर खाने से बच्चा गोरा पैदा होगा, बट आई थिंक इसका लॉजिक पहले के टाइम में ये रहा होगा कि अगर इस बहाने से मदर अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खा लेती है तो जस्ट ये बोल के उनको खिलाते होंगे, बट अदरवाइज बेबी का कलर जो है वो टोटली जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स के कलर पे, ग्रैंड पेरेंट्स के कलर पे, इसी पर डिपेंड करता है। कुछ भी खाने से चेंज नहीं हो सकता है। और ग्रैंड पेरेंट्स का ये भी होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा से ज़्यादा घी इंटेक करे और फुल लड्डू वड्डू बना के खिलाते हैं, तो उसका भी कोई असर पड़ता है या फिर उससे कुछ नेगेटिव भी होता है कि ज़्यादा घी खाने से कुछ नुकसान हो? या फिर देखिए, वैसे तो घी हेल्दी रहता है बिकॉज अच्छा सोर्स है फैट का और वो चाहिए होता है बेबी के न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी, और मदर को भी चाहिए होता है। लेकिन एक्सेसिव घी एक्सेसिव कैलोरीज इनटेक करता है और बहुत ज़्यादा वेट गेन कर देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कई बार डायबिटीज़ हो सकती है। बेबी का एक्सेस वेट होने की वजह से कई बार नॉर्मल डिलीवरी होना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक्सेसिव घी अच्छा नहीं है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन जो होते हैं काम करना बिल्कुल बंद कर लेती है कि नहीं अब तो मैं प्रेग्नेंट हूँ, कुछ काम नहीं करूँगी। पहले के ज़माने में सुनता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो सारा घर का काम करते थे, कोई इशू नहीं आता था, बट आज के टाइम में कि नहीं अभी कुछ काम नहीं करना है, अब तो प्रेगनेंसी है, 9 महीने आराम। तो उसका भी कुछ रोल रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आप कुछ काम करें या एक्सरसाइज करें? ऑफ कोर्स एक्टिव तो रहना ही है। ये तो बिल्कुल ही गलत धारणा है कि प्रेगनेंसी है तो टोटली रेस्ट करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो देन इट इज़ वेरी डिफरेंट, जो मुश्किल से 5 से 10% केसेस में होता होगा। अदरवाइज घर का काम कर सकते हैं, फुली एक्टिव रहना है, वॉक करना है और माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइजेज भी सारी अलाउड होती है, तो डेफिनेटली करनी चाहिए। अगर आप एक्टिव हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस अच्छे रहते हैं। ओके तो लाइक ऐसे कौन से मंथ स्टार्ट हो जाते हैं जब हॉस्पिटल में ज़्यादा कनेक्ट रहना पड़ता है, या फिर ऐसे कुछ टेस्ट है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बीच में जो 9 मंथ का शेड्यूल होता है उसके बीच में कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? टेस्ट का शेड्यूल बेसिकली ये रहता है कि सबसे पहले तो जैसे ही आपके पीरियड्स मिस हुए हैं तब आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उस टाइम हम लोग बेसिकली रूटीन ब्लड टेस्ट कराएंगे और एक सोनोग्राफी करवाते हैं जिसमें हम ये कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है, कहीं ट्यूब वगैरह में तो नहीं ठहर गई है। उसके बाद टाइम टू टाइम टेस्ट होते हैं, जैसे 3rd मंथ में एक एंटी स्कैन होता है जो ये चेक करता है कि बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम या किसी तरह की और एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। फिर 5th मंथ में फिर से हम एक और कलर्ड सोनोग्राफी बोलते हैं जिसको अनॉमली स्कैन कहते हैं। वो डिटेल्ड अनॉमली स्कैन होता है जिसमें बच्चे के सारे ऑर्गन्स वगैरह चेक करते हैं। टाइम टू टाइम रेगुलर जब भी आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट बुलाएगी जब जाना होता है, 7th 8th मंथ में फिर से जब भी हमें ज़रूरत होती है ग्रोथ स्कैन कराते हैं, एंड फाइनली 9th मंथ में डिलीवरी प्लान करने से पहले स्कैन कराते हैं। इन बिटवीन एवरी 2 to 3 मंथ के इंटरवल पे रूटीन ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करवाते हैं।
कुछ ऐसे मिथ्स भी देखने को मिलते हैं कि पपाया नहीं खाना चाहिए या फिर कुछ ऐसे फूड नहीं खाना चाहिए जिससे कि बच्चा गिर जाएगा या फिर बच्चे को हार्मफुल होगा या फिर माँ के लिए नुकसान है, तो ऐसा भी कुछ होता है मैम? पपाया को लेके तो यार राइट कि बहुत बड़ा मिथ है, लोगों को लगता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर रॉ पपाया है, कच्चा है अगर पपीता, तो उसमें डेफिनेटली एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस आ सकते हैं और अबॉर्शन का चांस रहता है। लेकिन अगर राइप है, अच्छे से पका हुआ पपीता है, तो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, बहुत रिच सोर्स ऑफ विटामिन होता है, तो डेफिनेटली वो खाना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और अच्छा रहता है। अगर आप कुछ बेस्ट फूड सजेस्ट करना चाहेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक माँ को खाने चाहिए जो बेस्ट रहता है उसके बेबी के लिए या फिर उनकी हेल्थ के लिए? अब बेस्ट फूड बेसिकली यही है रावल कि सब कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। एक बैलेंस्ड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट अमाउंट में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ रिक्वायर्ड है। सारे फ्रूट्स हेल्दी होते हैं, जैसे कि पपाया भी बताया मैंने। केले को लेके भी लोगों के मन में मिथ होता है कि वो खाने से बच्चा चिपक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत अच्छा हेल्दी फ्रूट है वो भी। ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, भिगो के खाने चाहिए, और मॉडरेट क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। और घी है जैसे कि हेल्दी फैट है, तो ये डेफिनेटली इनका इंटेक करने से मदर और बेबी दोनों के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब बात करते हैं मैम डिलीवरी की। तो कौन सा मंथ होता है, लाइक 9th मंथ में बोलते हैं एक डॉक्टर डिलीवरी डेट देता है, बट उससे पहले भी कई बार प्रेगनेंसी के साइंस आते हैं, पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या बीच में 7th 8th मंथ में भी प्रेगनेंसी होती है? अगर होती है तो उसका कोई साइड इफेक्ट या कुछ इशू आता है? डिलीवरी की जो डेट है बेसिकली हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है जिसमें हम CRL करके चेक करते हैं, उसी से आपकी डेट ऑफ डिलीवरी डिसाइड हो जाती है। तो वो डेट ऑफ डिलीवरी बेसिकली होती है कि 40 वीक ऑफ फुल मैच्योरिटी बच्चे की हमें इंडिकेट करती है कि इस डेट तक तो डिलीवरी हो ही जानी चाहिए। बट मोस्ट कॉमनली 2% लोगों की उस डेट पे डिलीवरी होती है, बाकी सबकी आगे पीछे ही होती है। बट 37 वीक के बाद में अगर हो रही है तो सेफ होती है। उससे पहले अगर होती है तो वो प्री मैच्योर की कैटेगरी में आता है, जिसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है कि 34 वीक से भी पहले अगर डिलीवरी हो गई है तो बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं होते हैं। इसकी वजह से बच्चे को सांस की तकलीफ हो सकती है, कई बार एडमिट करना पड़ सकता है, तो वो प्री मैच्योर बच्चा कहलाता है। 34 वीक के बाद तो मोस्टली सेफ है डिलीवरी, ऐसे कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है। तो जो प्री मैच्योर बच्चा है फिर उसकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या कुछ असर दिखता है या फिर वो भी नॉर्मल हो जाता है टाइम के साथ में? डिपेंड करता है बच्चे का वेट क्या है, बच्चे को ऑक्सीजन कैसी मिली है पैदा होने के बाद में, बच्चे के बाकी सारे पैरामीटर्स कैसे थे, उन सब पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर बच्चा रिकवर हो गया है, टाइमली ट्रीटमेंट मिला है, तो फ्यूचर लाइफ में इम्पैक्ट नहीं पड़ते हैं। बट कई बार हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं बच्चों। तो जो औसतन बच्चे का वेट होता है वो क्या होना चाहिए, या फिर अगर उस ओवर वेट है या अंडर वेट है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है? एवरेज तो 2.5 से 3.5 kg जो बर्थ वेट है वो बच्चे का आइडियल माना जाता है इंडिया के अकॉर्डिंग। 2 kg तक भी एक्सेप्टेबल है। 2 kg से नीचे अगर आता है तो वो लो बर्थ वेट में आता है, और अगर 4 kg से ऊपर है तो भी बच्चे को कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे फ्यूचर में डायबिटीज वगैरह ऐसा कुछ होने का रिस्क रहता है। लो बर्थ वेट और हाई बर्थ वेट ये दोनों को ही फ्यूचर में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होने का थोड़ा चांस रहता है। ओके। प्रेगनेंसी के जस्ट बाद में बच्चे को जब निकाला जाता है तो उसको पीटा जाता है, तो मतलब वो बच्चा रोता है, तो वो क्या रहता है? मूवीज में हम देखते हैं कि जानबूझ के पीटा जाता है, या वो क्या रहता है वो? बेसिकली बच्चे की क्राई जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे ही बच्चा क्राई करेगा तभी उसके लंग्स जो हैं वो ओपन अप होते हैं, अदरवाइज बच्चे के लंग्स कोलैप्स रहते हैं। तो जैसे ही बच्चा क्राई करेगा तो क्राई के साथ ही उसके लंग्स ओपन होंगे और तभी बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगी। तो जस्ट आफ्टर बर्थ अगर बच्चा क्राई नहीं करता है विदिन 1 to 2 मिनट्स, तो बच्चे को ऑक्सीजन, जैसे अंदर पेट में है बच्चा तब तक तो माँ के ब्लड से उसको ऑक्सीजन मिल रही है, जब बच्चे को बाहर निकाल लिया तब उसको ऑक्सीजन मिलनी बिल्कुल बंद हो गई, और अगर उसने क्राई नहीं किया, लंग्स नहीं ओपन हुए, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और बेसिकली ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बाद में बच्चा जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है, मेंटली भी वो थोड़ा वीक रह सकता है। इसलिए हम बच्चे को रुलाते हैं उस टाइम। विदिन 1 to 2 मिनट्स बच्चे का रोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट विदिन 30 सेकेंड्स बच्चे को रो जाना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी, कई लोगों का बोलना होता है कि डॉक्टर जानबूझ के सिजेरियन डिलीवरी करते हैं, नहीं हमें तो नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, तो वो क्या रोल रहता है या किसका रोल रहता है डिलीवरी के अंदर? डिलीवरी का मोड डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मदर और बेबी दोनों के फैक्टर्स आते हैं। जैसे बच्चे की पोजीशन कैसी है, बच्चेदानी का मुंह कैसा है, जैसे बच्चेदानी का मुंह अच्छे से सॉफ्ट है, ओपन हो रहा है, हड्डी का रास्ता कैसा है, जिस रास्ते को बच्चा ट्रेवल करके आएगा वो एडिक्वेट होना चाहिए। अगर रास्ता ही नैरो है, या बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, या बच्चे के चारों तरफ पानी की कमी है, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या सिजेरियन सेक्शन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। ओके। सिजेरियन में भी ऐसा कुछ होता है कि एक सिजेरियन
सिजेरियन या 2 सिजेरियन के बाद आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते? देखिए बेसिकली कंसीव करने में तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फर्स्ट सिजेरियन के बाद अगर आप प्रॉपर गैप के साथ सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, लाइक मिनिमम 3 ईयर ऑफ गैप के बाद में, और अगर सारे फैक्टर्स ठीक हैं तो आपकी सेकंड डिलीवरी नॉर्मल भी हो सकती है और कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं आती है सिजेरियन की वजह से। बट 2 से 3 सिजेरियन होने के बाद फ्यूचर प्रेगनेंसीज इतनी एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन केसेस में हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि 2 या 3 मैक्सिमम सिजेरियन सेक्शन के लिए आप जा सकते हैं। ओके, तो अभी तक आपने मैम कितने डिलीवरीज सक्सेसफुली की है? ये तो बहुत बड़ा फिगर होगा, आई थिंक मुश्किल है काउंट कर पाना भी, बट आराम से आई थिंक मोर देन 5000। ओह माय गॉड, 5000 से ज़्यादा डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी और अभी जो 5000 का आंकड़ा पार किया, उन दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? फर्स्ट डिलीवरी में तो हाँ, जब पहली बार इनफैक्ट जब हम रेजिडेंट्स होते हैं और अपने सीनियर्स की गाइडेंस में देखते हैं डिलीवरी, तो भी बड़ा ऐसा डर सा लग रहा होता है क्योंकि मदर भी पेन की वजह से चिल्ला रही होती है और बहुत ऐसा लग रहा होता है। बट धीरे धीरे हम यूज्ड हो जाते हैं और बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर की तरह लगता है अब तो। आईवीएफ से रिलेटेड लोगों का बहुत सारे मिथ्स हैं, उनको अपन जानना चाहेंगे। एक मिथ होता है आईवीएफ से रिलेटेड कि जो आईवीएफ से बच्चा होता है वो उनका नहीं होता है, किसी और का होता है, तो उसके बारे में बताना चाहेंगे मैम कुछ? हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ रहता है। हमारे पास भी जो भी पेशेंट्स आते हैं ये डाउट्स तो उनके मन में डेफिनेटली रहता है। पर मैं ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ से होने वाला बच्चा जो है वो पेरेंट्स का ही होता है। एग मदर का लिया जाता है और हस्बैंड के सीमन सैंपल से हम लोग स्पर्म्स रिट्रीव करते हैं और उससे हम एम्ब्रियो बनाते हैं और वो उनके यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। तो आईवीएफ से होने वाला बच्चा जेनेटिक पेरेंट्स का ही होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जैसे कि एग बिल्कुल बन ही नहीं रहे हैं या स्पर्म काउंट बिल्कुल नील 0 है, तो उस सिचुएशन में हम पहले कपल को इन्फॉर्म करेंगे, सारे अदर ऑप्शंस हम पहले ट्राई करेंगे और फिर भी अगर नहीं पॉसिबल है तो अगर वो एग्री होते हैं, इन दैट केस हम लोग डोनर एग या डोनर स्पर्म ले सकते हैं। ओके, तो कोई एज है कि उस एज के बाद आईवीएफ आप रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे या फिर आईवीएफ डिलीवरी नहीं हो सकती? देखिए वैसे इंडिया में बिकॉज ART बिल भी आ गया है एज पर द लॉ ऑल्सो, और मदर की हेल्थ कंसर्न की वजह से 45 ईयर टू 50 ईयर की एज के बाद में हम लोग IVF नहीं सजेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होती है आफ्टर 50 ईयर्स तो वो ज़्यादा रिस्की होगी मदर के लिए। तो मदर की हेल्थ सबसे पहले है, इस वजह से हम आफ्टर 50 ईयर्स प्रेगनेंसी या IVF जो है वो अलाउड नहीं करते हैं। ओके, आईवीएफ से जो प्रेगनेंसी होती है उसमें ट्विंस बच्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसका क्या रीज़न है, या फिर पहले से प्लान होता है कि नहीं 2 बच्चे एक साथ होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर जब हम एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं तो हम लोग कॉमनली 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करते हैं अच्छी ग्रेड के, A ग्रेड के, ताकि प्रेगनेंसी रेट्स अच्छी मिले, सक्सेस रेट ज़्यादा बेटर हो पाए। तो मोस्टली यही होता है कि दोनों एम्ब्रियोज ही इम्प्लांट हो जाते हैं, इसलिए ट्विंस ज़्यादा होते हैं। और आई थिंक कपल्स भी ये मोस्टली चाहते ही हैं, क्योंकि उनको एक भी बच्चा नहीं होता है और अगर 2 हो जाते हैं तो दे ऑल्सो फील की फैमिली कंप्लीट हो गई है, सेकेंड चांस नहीं लेना पड़ेगा, इसलिए ऐसा होता है। जब आईवीएफ आया था इंडिया में तब काफ़ी एक्सपेंसिव था, और आज के टाइम में कितना डिफरेंस है पहले और आज के टाइम में? एक फैमिली आईवीएफ से अपनी फैमिली कंप्लीट करवाना चाहते तो क्या कॉस्ट रहेगी आईवीएफ की, पूरे ट्रीटमेंट की? आईवीएफ की कॉस्ट की हम अगर बात करें तो ये सेंटर टू सेंटर भी वेरी करती है और पेशेंट के फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है कि उसको क्या क्या नीड है ना, एग क्वालिटी कैसी है, स्पर्म क्वालिटी कैसी है। अगर एवरेज देखा जाए तो लगभग 2 से 3 लाख के करीब इसमें खर्चा आता है टोटल। और सक्सेस रेट्स जो है पहले थोड़ी कम होती थी, अब धीरे धीरे टेक्निक बहुत एडवांस हो गई है और बहुत बेटर हो गई है, तो इसके सक्सेस रेट्स बहुत अच्छी हो गई है। कॉम्प्लिकेशन रेट बिल्कुल ना के बराबर है, तो मदर को कोई रिस्क नहीं होता है। तो इस तरह से ज़्यादा सेफ भी हो गया है और अफोर्डेबल भी है। अगर एक बार आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल हो जाए तो क्या वो सेकेंड टाइम में वापस ट्राई कर सकते हैं? हाँ, डेफिनेटली, क्यों नहीं। देखिए आईवीएफ हम लोग नॉर्मली भी जब हमारे पास कोई कपल आता है तो हम उनको 3 साइकिल का नॉर्मली हम उनको बताते हैं कि हम उनके एम्ब्रियोज बनाते हैं, जो भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बनते हैं उनको हम प्रिजर्व कर लेते हैं, और अगर फर्स्ट साइकिल में वो कंसीव नहीं कर पाते तो हमारे पास उनके प्रिजर्व्ड एम्ब्रियोज होते हैं। तो 3 चांसेस तक तो ईजिली एडवाइजेबल है, दे कैन गो फॉर इट। 3 to 4 साइकिल के बाद में भी अगर कोई कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, सारे फैक्टर्स देख लिए अच्छे से कि कोई और रीज़न नहीं है, पॉजिटिव क्यों नहीं आ पा रहा है, अगर लगता है कि नहीं अब इनके नहीं हो रहा है, तो फिर हम उनको बाकी ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे मे बी सरोगेसी है या अडॉप्शन है। ये सारे सरोगेसी का वर्ड आते ही दिमाग में एक सवाल आया, इंडिया में बैन है शायद? बैन नहीं है, बट हाँ काफ़ी सारी इसमें चीज़ें चेंज हो गई हैं, जैसे कि पहले एक बार मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, सरोगेसी के बारे में हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताएं। सरोगेसी में बेसिकली क्या करते हैं हम कि एम्ब्रियो जो है
बेबी जो है वो तो जेनेटिक पेरेंट्स का कपल का होता है, उस एम्ब्रियो को हम किसी और मदर के यूट्रस में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि जो कपल है, जो फीमेल है, वो उसका यूट्रस इस लायक नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके या ग्रो कर सके। तो उस सिचुएशन में हम एम्ब्रियो को किसी और के यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं और उसके यूट्रस में वो बच्चा 8 से 9 महीने तक ग्रोथ करता है। एंड आफ्टर दैट हम डिलीवर कराने के बाद वो बेबी जो है वो उसके जो जेनेटिक पेरेंट्स हैं उनको हैंड ओवर कर देते हैं। ओके। अच्छा, सरोगेसी इंडिया में बैन नहीं है, बट हाँ पहले एक्चुअली इस पे कोई लॉ और रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो कमर्शियली बहुत इजीली अवेलेबल थी। तो कुछ लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे थे, अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करने लग गए थे। जैसे कि कुछ लोग चाहते थे कि प्रेगनेंसी हम नहीं करें, हमारा फिगर ख़राब हो जाएगा। तो इसकी वजह से सरोगेसी के लिए इंडिया में स्ट्रिक्ट लॉज हैं अभी, और अभी प्रॉपर एक कमेटी बैठती है, वो डिसाइड करती है कि ये कपल एलिजिबल है भी या नहीं है, और उसके बाद ही सरोगेसी अलाउड है। तो अभी थोड़ा सा प्रॉपर, और सरोगेट मदर की भी थोड़ी बेटर केयर हो जाती है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना कंपलसरी हो गया है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें जो है वो चेंज की गई है इस लॉ में। एक सवाल मन में और आता है कि जो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, तो उनके लिए सिर्फ आईवीएफ ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे वो कंसीव कर सकते हैं, या फिर कुछ और भी ट्रीटमेंट है जिससे वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं? हाँ डेफिनेटली। पहले तो देखो ये रीज़न पे डिपेंड करता है कि कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सबसे पहले तो हम ओवुलेशन इंडक्शन के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, जिसमें टैबलेट्स हो सकती है, हार्मोन के इंजेक्शंस हो सकते हैं। अगर उससे भी नहीं कंसीव कर पाते हैं तो हम लोग IUI, जो कि एक सिंपल सा ट्रीटमेंट होता है, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन, वो ट्राई कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो पाता है तो फिर हम लोग नॉर्मली IVF के लिए एडवाइस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि IVF ही सिर्फ एक ऑप्शन है, बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि ट्यूब्स दोनों ही ब्लॉक है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से हम डायरेक्टली IVF का भी एडवाइस करते हैं। ओके। डेली आपके पास OPD आती है, तो कुछ ऐसे मिथ्स जिसको सुन के आपको भी हंसी आती है कि यार ये क्या पूछ रहे हैं, या फिर यार ये क्या बता रहे हैं? हाँ, कई बार ऐसे आते हैं। अभी जैसे कि कुछ टाइम पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी जो कि मुझे आके उसने बोला कि मैम मैंने सुना है कि IVF से सिर्फ लड़के ही होते हैं, तो मुझे भी बेबी बॉय चाहिए, तो मैं IVF करवा लेती हूँ। तो मुझे बहुत उस पर हंसी आई थी। मैंने कहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, IVF में भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेल और फीमेल चाइल्ड दोनों का रेशियो इक्वल ही रहता है। तो अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो एज फैक्टर आता है इसमें, या फिर बेस्ट एज होती है कि उस टाइम आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए जिससे आपका बेबी हेल्दी हो या फिर माँ को कुछ खतरा ना हो? देखो वैसे ही रहता है कि 18 ईयर्स से पहले नहीं होनी चाहिए प्रेगनेंसी, क्योंकि उस टाइम मदर को रिस्क रहेगा, उसका मैल न्यूट्रिशन होता है, बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है एक प्रेगनेंसी के लिए। एंड आफ्टर 40 ईयर भी मदर को रिस्क बढ़ते हैं, जैसे डायबिटीज का हो जाता है प्रेगनेंसी में, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, अबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाएंगे, बच्चा भी जेनेटिकली अबनॉर्मल होने का, जैसे कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बेस्ट एज है वैसे देखा जाए तो 25 to 35 ईयर है। 35 ईयर के बाद में धीरे धीरे एग रिजर्व कम होने लगता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े से कम होने लगते हैं। 40 ईयर के बाद तो एकदम से ड्रास्टिकली कम हो जाता है एग रिजर्व, तो इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम के भी रिस्क बढ़ते हैं और इनफर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। तो बेस्ट इज अराउंड 25 to 35 ईयर। Okay. तो आज के टाइम में मैम गांव के अंदर भी जो डिलीवरी होती है वो दाया करवाती है, कई ऐसी जगह हैं, और हॉस्पिटल और जो गांव में दाया डिलीवरी करवाती है उसमें क्या डिफरेंस रहता है? या फिर हॉस्पिटल वाली डिलीवरी ज़्यादा सेफ रहती है, या फिर ऐसी कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो गांव के अंदर होती है जो दाया सॉल्व नहीं कर सकती? हाँ ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है। देखो सबसे पहली तो ये होती है कि वहाँ पे आपका इन्फेक्शन कंट्रोल का कोई सिस्टम नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। उनके पास ऐसा कोई मेथड नहीं होता जिससे वो बेबी की हार्ट बीट वगैरह रेगुलर चेक कर पाएँ। तो वो मोर ऑफ नेचुरली होती है डिलीवरी, बट बस वो थोड़ा बहुत कुछ हेल्प कर देते हैं। तो बेबी और मदर दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। मदर को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार यूट्रस भी रप्चर होने के हमने केसेस देखे हैं, और जब तक हमारे पास पहुंचते हैं तब तक बेबी भी खत्म हो चुका होता है और मदर की लाइफ भी बचानी मुश्किल हो जाती है। तो डेफिनेटली घरों में होने वाली डिलीवरीज जो होती हैं वो सेफ नहीं होती है, पर अब गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लेके गाँव में भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं मोस्टली डिलीवरीज के लिए, अच्छे हॉस्पिटल्स डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, और रेफरल सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है एम्बुलेंस वगैरह से, तो बेटर है पहले से। तो मदर मैटरनल मोर्टेलिटी हम बोलते हैं इसको, और बच्चे की जब अगर डेथ की रेट होती है उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं। तो ये काफ़ी कम हुई है अब तो इंडिया की, पहले बहुत ज़्यादा थी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अभी काफ़ी बेटर हो रही है विद टाइम। तो ऐसे कोई डेंजर साइंस है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माँ पहचान सकती है, या फिर उनके जो पेरेंट्स है पहचान सकते हैं कि बच्चा खतरे में है या फिर माँ खतरे में? देखिए माँ को खतरा होने के लिए डेंजर साइंस यही है कि एक तो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उस टाइम उसको सीवियर हेडेक हो सकता है, पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आएगी, उसको पेट में कलेजे की तरफ से बहुत ज़्यादा दर्द होगा। अगर उसको बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो उसको
बहुत वीकनेस रहेगी, चक्कर आएंगे। तो इस तरह के कुछ साइन सिम्टम है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बच्चे को कोई रिस्क हो रहा है, बच्चे की मूवमेंट अगर कम फील हो रही है मदर को, उससे वो आइडेंटिफाई कर सकती है। बट अदरवाइज तो मोस्टली हमें अगर आके चेकअप कराएंगे वो अपने गायनेक को और उनके रेगुलर टेस्ट होंगे तभी हम पता कर सकते हैं। एक कॉमन सवाल लोग पूछते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर ट्रैवल करना चाहिए तो कौन सा ट्रैवल मेथड सेफ है, लाइक प्लेन, ट्रेन या फिर कार, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लोग बाइक से भी ट्रैवल करते हैं, तो क्या नुकसान होता है या फिर कौन सा ट्रैवल मेथड सेफ है? ट्रैवलिंग देखो अगर देखते हैं तो सबसे सेफ तो सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है, जैसे कि 14 to 28 वीक्स है, वो सेफ है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल अवॉइड करना है। बट जस्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर ट्रैवल करते हैं तो पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, फिर ट्रैवल करना है। ट्रेन सेफ है। कोई भी मतलब बम्पी राइड हमें अवॉइड करनी है जिसमें ज्यादा झटके लग सकते हैं, वो अवॉइड करनी है। एयर ट्रैवल भी अगर हम बात करें तो फ्लाइट्स भी आजकल टोटली सेफ हैं, तो आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। 36 वीक्स लाइक 9th मंथ स्टार्ट होने के बाद एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि पेन आ सकते हैं कभी भी। तो फिर अगर ड्यूरिंग फ्लाइट पेन आ गए तो बहुत मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। अदरवाइज इट इज ऑल्सो सेफ। बस फ्लाइट में भी यही ध्यान रखना है कि लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट नहीं लेनी है, क्योंकि अगर 4 घंटे से लंबी अगर फ्लाइट है तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, ब्लड के क्लॉट्स बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पैरों में ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, तो आपको मूव करते रहना है, पैर अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है। और बीच में जब अगर फ्लाइट स्टेबल है तो उस टाइम आप थोड़ा वॉक वगैरह करते रहें, ये हम लोग उनको एडवाइस करते हैं। और इनिशियल 3 मंथ्स में अगर कोई ब्लीडिंग हुई है या कोई अबॉर्शन का चांस है या और कोई फैक्टर आपका डॉक्टर अगर उनको एडवाइस करेगा तब ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। तो सेफेस्ट मेथड तो यही है कि ट्रेन हो या जिस भी ट्रैवल में उनको झटके कम से कम लगे, और सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 14 वीक से 28 वीक ज्यादा सेफ है। काफी कुछ चीजें आज हमने जानी, प्रेगनेंसी स्टार्ट से लेके फाइनल प्रेगनेंसी होने तक। अब प्रेगनेंसी के बाद में जो पेट बाहर आ जाता है, कई सारे वुमेन्स का होता है कि नहीं अब इसको कम कैसे करना, एकदम वापस जो पहले थे वो वैसे कैसे नॉर्मल हो सकते हैं? वैसे बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। पर उसके लिए यही है कि एक तो हमें प्रेगनेंसी के बाद जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कैलोरीज नहीं लेनी है, जैसे कि मम्मियाँ बहुत सारे लड्डू वगैरह खिलाती हैं। लड्डू अच्छे हैं बट उसका थोड़ी क्वांटिटी हमें कंट्रोल करनी है। एक्टिव हो जाना है। डिलीवर होने के बाद जितना जल्दी हम एक्टिव होंगे, लोग 6-6 महीने तक रेस्ट करते रहते हैं, तो डेफिनेटली फिर वो वेट गेन ज़्यादा होगा और वो पेट अंदर मुश्किल से जाएगा। और अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 1.5 महीने बाद, और अगर सी सेक्शन वगैरह कुछ हुआ है तो 2 से 2.5 महीने बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। और पेट की मसल्स जो हैं उसकी टोनिंग करने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं। कई सारे लोग बेल्ट भी पहनते हैं, तो उसका क्या रोल रहता है? बेल्ट से पेट अंदर नहीं जाता है, कभी भी नहीं जाता है। बेल्ट सिर्फ एक सपोर्टिव मेथड होता है, और मोस्टली हम उनको एडवाइस करते हैं जिनके बहुत ज़्यादा ही अगर मसल टोन बहुत लूज़ है या फैटी ज़्यादा है, तो हमें लगता है कि इनके ज़्यादा नीचे रहने से जो सिजेरियन के अगर कोई स्कार स्टिचेस हैं उन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, उनको ही हम लोग बेल्ट ज़्यादा एडवाइस करते हैं। उससे पेट अंदर नहीं जा सकता। पेट अंदर करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। फीमेल आजकल हार्मोनल पिल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्या रोल रहता है या फिर उसके कोई साइड इफेक्ट भी है? हार्मोनल पिल्स के देखो बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह लेते हैं कि जब भी अगर प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है तो वो बर्थ कंट्रोल मेथड की तरह बहुत अच्छा मेथड होता है। उसके अलावा कई बार अगर अब नॉर्मल ब्लीडिंग है या कई सारे इंडिकेशंस हम लोगों को लगते हैं तो हम लोग हार्मोनल पिल्स एडवाइस करते हैं। साइड इफेक्ट ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत मिनिमल है। जैसे किसी को थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक इशू आ सकते हैं, कभी कभी हेडेक रह सकता है। वेट गेन को लेकर लोगों को बहुत कंसर्न रहता है कि पिल्स खाने से शायद मेरा वजन बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ मेडिसिन थोड़ा बहुत बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन और ब्लोटिंग टाइप से कराती है, तो थोड़ा बहुत मिनिमल वेट गेन हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, पर अगर वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो वो भी ऐसा नहीं रहता है। अच्छा मेथड है, सेफ है। तो मैम हमने सुना है कि आप कुछ नया लेके आए हैं, तो हमारी ऑडियंस को वो भी बताएं कि क्या कुछ नया आने वाला है आपकी तरफ से हमारी ऑडियंस या फिर जनता के लिए। हाँ बिल्कुल रावल सिंह जी, हम लोग अपने एक नया हॉस्पिटल सेंटर का प्लान कर रहे हैं, जहाँ पे हमने सोचा है कि बहुत अच्छी क्वालिटी केयर अफोर्डेबल कॉस्ट पे देंगे, और इट विल बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें गायनी, प्लास्टिक सर्जरी, जनरल सर्जरी, यूरोलॉजी, और इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स पे भी काफ़ी फोकस करेंगे, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, सभी तरह के लेजर ट्रीटमेंट्स हो गए। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पॉडकास्ट में आए और काफ़ी कुछ सीखा मैंने और मेरी ऑडियंस ने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके इस पॉडकास्ट के बारे में बताएं और इस पॉडकास्ट को उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इस पॉडकास्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।